नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया। यूपीआई ऐप भी लॉन्च हो गई। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम से करेंसी का लेन देन हो, इसके लिए सरकार ने प्रोत्साहन दिया। बैंकिंग चैनल्स भी इसमें आगे रहे। पेटीएम से लेके फोन पे और न जाने कितनी सारी एप्लीकेशंस आज मार्केट में उपलब्ध हैं पैसों के लेन देन के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि डिजिटल इंडिया के साथ में ठगी इंडिया ये मिशन भी शुरू हो चुका है? जी हां, आज मैं आपके सामने जो आंकड़े पेश करने जा रहा हूं उससे आप चौंक जाएंगे। सबसे गंभीर बात यह है कि डिजिटल इंडिया के बाद लोगों की शिकायत सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस पूरे विषय पर क्या मामला है, राष्ट्रीय आंकड़े क्या हैं, हमारे साथ में बात करने के लिए जितेंद्र घाटके जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। मुंबई स्थित ये एक एक्टिविस्ट हैं। द यंग विसल ब्लोअर्स फाउंडेशन के माध्यम से ये कोई ना कोई नई जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी और ऐसी जानकारी जो लोगों को जानना जरूरी है, वो निकालते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं और निरंतर परिस्थिति सुधरे इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। जितेंद्र जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आइए मैं आपको आंकड़े जो हैं वो पढ़ के सुना देता हूं। पूरे देश में 1 जनवरी 2020 से जब से ये पोर्टल शुरू हुआ है, अब तक 22,57,808 कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। ये बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इन 22,57,000 कंप्लेंट के सामने सिर्फ 43,022 यानी 43,022 जितनी FIR ही दर्ज हुई है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ आप किसी ठगी का शिकार बनते हैं, आप उस ठगी को कहीं दर्ज कराते हैं कि आपको न्याय चाहिए, और उसके बाद में सरकार उदासीन हो और इस मामले में कोई भी कदम ना उठाए, तो ठगी वाला क्या महसूस करेगा? जितेंद्र घाटके जी, थोड़ा और डिटेल में बताइए कि ये ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आगे प्रोसेस क्या होती है और ये क्यों FIR रजिस्टर नहीं हो पा रही है? देखिए, ठगी के बाद मेजॉरिटी आप एक तो आपके पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या तो इस क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जैसे आपको मालूम ही है, ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप का एफआईआर हो, सिर्फ साइबर क्राइम्स का नहीं, कोई भी टाइप का एफआईआर लेके आप जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उधर एफआईआर रजिस्टर करवाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब लोग जानते हैं। बहुत इजीली पुलिस वाले कंप्लेंट्स लेते नहीं है। और यही बात इस पोर्टल में भी हो रही है कि वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कंप्लेंट, मगर कंप्लेंट का कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। हाँ, मगर इतना जरूर है कि कुछ केसेस में जब अगर आपकी जो ठगी होती है पैसों की, अगर आप 1 घंटे के भीतर ही अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो कुछ हद तक पुलिस वाले वो ट्रांजैक्शन रोक के आपके पैसे वापस करवा सकते हैं। मगर ये बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि डिजिटल इंडिया हो गया, अब सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए हैं, मगर इसका बहुत बड़ा नुकसान जो गरीब वर्ग है उसको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत आसानी से ठग जा रहे हैं। और जो मेजोरिटी लोग अपने पैसे सब सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि एक फटके में सब पैसे निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। अभी देखा जाए तो साइबर क्राइम्स जो फ्रॉड के है, इसमें दो टाइप के हैं। इसमें जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो रेप के वीडियोस है, जो ऑनलाइन ये आपको दिखते हैं और जहाँ पर बदनामी की जाती है, उसके लिए अलग कैटेगरी है। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उसके लिए अलग कैटेगरी है। तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे काफी केसेस सुने हैं। बहुत लोग के मुझे फोन आते हैं जहाँ पर जो एक बहुत सामान्य व्यक्ति है, उसका काफी सारा पैसा चला जाता है बैंक से और उसको पता भी नहीं चलता है। और ये साइबर फ्रॉड में दो टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। या एक तो जहाँ पर ओटीपी शेयर करने से होता है, वो सबको मालूम है। या
सेकंड फ्रॉड टाइप का फ्रॉड है, जहां पर कंप्लेनेंट कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ इन्वॉल्व हो जाता है साइबर ठगों से, और फिर वो लोग उसको लूट लेते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो सेकंड पार्ट है उसमें ज्यादातर लोग खुद से पैसे डालते हैं। वहां पर उनकी चोरी नहीं होती, पहले वो लोग पैसे डालते हैं, फिर वो उनको पता चलता है कि वो ठग ठग चुके हैं। तो इसमें सर हम पूरी तरह से पुलिस को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि जो जो साइबर फ्रॉड से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक समझना चाहिए कि मैं बहुत लोग ऐसे देखता हूँ कि जो साइबर फ्रॉड के शिकार है और वो पुलिस को गाली देते हैं। मगर आप सोच सकते हैं, जिनको इंटरनेट की जानकारी है, जो मोबाइल यूज अच्छी तरह से करते हैं, कि जब ये साइबर फ्रॉड जो व्यक्ति करते हैं वो बहुत होशियार रहते हैं। वो वीपीएन यूज करते हैं ताकि सर्वर किसी और देश में रहेगा, उसका कोई किसने किया उसका कोई ट्रेस नहीं रहता है। तो इसके वजह से जो उनका कन्विक्शन है उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इस उस हिसाब से हम पुलिस वालों को पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, वो ज्यादा सिक्योर करना चाहिए। जो आरबीआई है, आरबीआई का इसमें प्रोएक्टिव स्टेप होना चाहिए कि जिस तरह से ओटीपी मांगे जाते हैं और ओटीपी शेयर होते हैं, बहुत केसेस में तो ओटीपी शेयर भी नहीं होते और पैसे चले जाते हैं। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मेरे डेबिट कार्ड से यूएस में 2000 की शॉपिंग की थी किसी ने। तो वहां पर मुझे कुछ ओटीपी वगैरह आया नहीं था। हालांकि मैंने कंप्लेंट करके वो पैसे मुझे वापस मिल गए। मगर ये बहुत बहुत वास्ट साइबर फ्रॉड का सब्जेक्ट है, और इसमें लोगों को बहुत सावध रहना चाहिए। उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाबा ये ऐसे किया तो ऐसे पैसे चले जा सकते हैं। दूसरी बात है, जो आरबीआई का अप्रोच है, मैंने आरबीआई को खुद एक लेटर लिखा है कि जो ये अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन रखते हैं, ओपन एक्सेस रहते हैं, कि कोई भी आपका अकाउंट हैक करके या कोई भी ओटीपी मांग के वो अपने अकाउंट में पैसे घुमा लेता है। तो अब अगर आप 10-15 साल पहले की बात करेंगे तो उस तभी सिर्फ चेक से काम होता था, मगर इकोनॉमी चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी ये क्या हो रहा है कि ये जो सब ऑनलाइन किया है वो अकाउंट्स ओपन रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आरबीआई ने कस्टमर्स को, हर एक नागरिक को एक सुविधा देनी चाहिए कि आप अपना अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड रखें, ताकि सिर्फ आप एक लिस्ट दीजिए बैंक को, जिस लिस्ट में सबके नंबर्स रहेंगे जिनको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो मैन्युअली लेना चाहिए ना कि ऑनलाइन लेना चाहिए। और सिर्फ उन्हीं लोगों को आपके अकाउंट में से पैसे जाने का अलाउड होना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा कि जो ये ओटीपी और इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ताकि अगर अगर आपके किसी हैकर ने आपका अकाउंट के कंट्रोल लिया भी, फिर भी वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं घुमा पाएगा, जितेंद्र जी, क्योंकि ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपकी बात से सहमत तो हूं, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। मैं थोड़े रीड करता हूं। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों का यौन शोषण, इसकी 1,58,190 कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की हुई है, जिसमें से सिर्फ 154 एफआईआर रजिस्टर हुई। बताइए ये कितनी गंभीर बात है, देश की संस्कृति के खिलाफ है, ये तो विश्व विध्वंसक वस्तु है। छोटे बच्चों का यौन शोषण की शिकायतें 1,60,000 जितनी रजिस्टर होती है नेशनल पोर्टल पे, और राज्य सरकारें सिर्फ 154 एफआईआर दर्ज करती है। ये गंभीर विषय नहीं है जितेंद्र जी? ये बहुत ही गंभीर है और इसमें एफआईआर तो होना ही चाहिए। अगर ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पुलिस को एफआईआर टालना नहीं चाहिए, मगर इधर भी वही चल रहा है कि टाल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, दूसरे देशों में, यूएस में या उधर, वहां पर ऐसा होता है कि वहां पर प्रोएक्टिवली पुलिस साइबर साइबर अपने जो वेब पे जो लोग चाइल्ड पोर्न एक्सेस करना देख रहे हैं या उनको ट्राई कर रहे हैं, वो प्रोएक्टिवली उनको पकड़ते हैं। जब कोई बंदा चाइल्ड पोर्न एक्सेस के लिए जाता है तो वो ट्रेस करके उसको पकड़ लेते हैं, मगर इधर ऐसा होता नहीं है। इधर कंप्लेंट्स करके भी एफआईआर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट का एक सेपरेट सेल होना चाहिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय, छोटे बच्चों का सवाल है और उनके लाइफ का सवाल है, और जो उनपे जो उनका पूरा लाइफ खराब हो जाता है अगर वो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अगर कोई उनका यूज करते हैं। और ज्यादा अगर ये गरीब बच्चे रहते,
जहाँ पर माँ बाप को पैसा दे के इन बच्चों का यौन शोषण किया जाता है ऑनलाइन। और इसके लिए इसका बहुत डिमांड है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। और जो छोटे बच्चे जो गरीब देश से है या गरीब फैमिली से, उनका ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी करके वो लोग बाहर के देश में लोग जो बैठे हुए जो क्रिमिनल्स हैं उनको शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल सर्किट है। तो इसको भेद करने के लिए मुझे लगता है कि पुलिस का एक सेपरेट सेल होना चाहिए, ताकि वो उसमें एक्सपर्ट रहे और उसमें पूरी तरह से वही केसेस हैंडल करे। अगर आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन के लोगों पुलिस अफसरों के ऐसे केसेस देते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। और जो टेक्निकल उनको जानकारी नहीं रहती है कंप्यूटर्स की, इंटरनेट्स की, तो इसमें उससे कुछ होता नहीं। तो मुझे लगता है एक सरकार ने इसके ऊपर एक सेपरेट सेल रखना चाहिए। देखिए, इसके साथ जुड़े हुए आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। जो पश्चिम बंगाल है उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, 67,082 केसेस। तमिलनाडु में 12,785 केसेस। महाराष्ट्र में 10,878 केसेस। लेकिन देखिए, तीनों स्टेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ इतनी शिकायत मिलने पर भी एफआईआर कितने हुए? बंगाल में 67,000 केसेस के सामने सिर्फ 13 एफआईआर। तमिलनाडु में 12,700 कंप्लेंट के सामने 3 एफआईआर। महाराष्ट्र में 10,800 कंप्लेंट के सामने सिर्फ 9 एफआईआर। तो ये एक शर्मनाक बात है। एक और जहां पे भारत सरकार डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करें। डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ने का अगर लीडरशिप ने और देश ने निर्णय लिया है, तो देश को चलाने वाले नेता, अफसर और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि यदि उन्होंने यह फैसला लिया है तो लोगों को इसके खतरों से आगाह भी करें और खतरों से बचाए भी। अब जो उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तम प्रदेश होने की बात कहते हैं, उसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। 3,84,942 जितनी कंप्लेंट साइबर क्राइम की अकेले उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। दिल्ली में 2,16,000, महाराष्ट्र में 1,95,000। सिर्फ इतनी गंभीर रूप से इतनी कंप्लेंट होने के बाद भी सिर्फ 1.9% जितनी एफआईआर रजिस्टर करके कार्रवाई की गई है। जितेंद्र जी, डेटा में एक चीज जो है वो दिख रही है तेलंगाना के बारे में। वहां 17% जो कंप्लेंट्स हैं उनको एफआईआर में कन्वर्ट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये तेलंगाना का जो विषय है, मुझे लगता है कि जो आपकी सरकार है, सरकार अगर प्रोएक्टिव रहेगी, सरकार अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस देंगी, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, जो डीजी रैंक के कमिश्नर ऑफ पुलिस रहते हैं, अगर वो सीरियसली लेते हैं कि इन सब केसेस पे एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, ये सब जो केसेस, जितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये सब जेन्युइन नहीं होते। अगर आप मान भी लीजिए, अगर आधे भी कंप्लेंट्स जेन्युइन है, फिर भी जो एफआईआर की संख्या है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है ये सरकार की जवाबदारी है, अगर वो कमिश्नर्स और इनको जो डीजीपीज है अपने अपने स्टेट के, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे। एक प्रॉपर जो साइबर क्राइम के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है, जो हैकर्स की, जो एथिकल हैकर्स कहते हैं, उनकी जरूरत है। उनकी एक टीम बनाए, ताकि उनसे जो टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल बातें हैं, वो अच्छी तरह से वो लोग इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो ये सब प्रोएक्टिवली हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। आप अगर सिर्फ एफआईआर सिर्फ दिखाने के लिए एफआईआर रजिस्टर करेंगे, देखिए पहले एफआईआर तो सबसे पहली स्टेज है, सो वेरी फर्स्ट स्टेज, कि आप उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद एक्यूज को पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको कोर्ट में उसका केस चलता है और उसके बाद वो कन्विक्ट होता है। तो एफआईआर तो बहुत पहली स्टेप है। उसके बाद ऐसी गारंटी नहीं होती कि एक्यूज पकड़ा जाए, उसमें गारंटी नहीं रहती कि एक्यूज को कन्विक्शन होता है। तो अगर पहली स्टेप में हम इतने पीछे हैं, तो ओवरऑल जो साइबर क्राइम्स का जो स्टेटस है पूरे कंट्री में, आप सोच सकते हैं क्या हालत है। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक है उनको भी एक अपना रोल, जो अवेयरनेस का रोल है, जो आप एक सतर्क होने चाहिए कि आप कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
उसको सावध रहना चाहिए जब भी आप ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ओटीपी दे रहे हैं। अगर आपको जानकारी रहेगी तो फाइनेंशियल फ्रॉड से आप सच में बच सकते हैं। और रही बात जो ऑनलाइन जो पॉर्न कंटेंट है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इसमें पूरी तरह से सरकार का रोल है। ये एक सेपरेट सेल होना चाहिए, वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहने चाहिए, एथिकल हैकर होने चाहिए, ताकि वो ऐसे लोगों को पकड़ सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। दरअसल पूरे देश में जिस तरह से डिजिटल इंडिया का चलन बढ़ रहा है, लोग तेजी से ऑनलाइन हो रहे हैं। जियो से लेकर एयरटेल से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां 4G 5G नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। लोगों के घर तक लीज लाइन और ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। ऐसे में अब चोरी करने के लिए कोई दरवाजे पे नहीं आ रहा है, बल्कि एक छोटे से इंटरनेट वायर से आपके बैंक अकाउंट में घुस रहा है और आपकी पसीने की गाढ़ी कमाई को साफ कर रहा है। चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह है कि इस तरह की चोरियां जो रजिस्टर की जाती हैं नेशनल पोर्टल पे, पूरे के पूरे देश की राज्य सरकारें उन पर कोई गंभीरता नहीं दिखाती। शायद ये गंभीरता इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि इस तरह के कदम उठाने से उनके राज्य का क्राइम रिकॉर्ड खराब होता है। हर पार्टी को, हर नेता को चुनाव में मुंह दिखाना होता है। हर साल पुलिस डिपार्टमेंट को अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करना होता है, लेकिन ये रिपोर्ट साफ सुथरा रहे, इसकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं तमाम के तमाम राज्य सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की। बहरहाल राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यदि देश को डिजिटली आगे बढ़ाने का फैसला प्रशासन ने और सरकार ने किया है तो उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जितेंद्र जी, आप 4 PM महाराष्ट्र पे आए, पूरी बात आपने हमारे मीडिया माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। इसी तरह की RTI आप देते रहिएगा। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहिए, अपने मोबाइल और इंटरनेट के साथ में खिलवाड़ न करें, संभल कर इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कंप्लेंट करने पर भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। यही इस RTI से पता चल रहा है। इसी तरह की दूसरी खबरें देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र को। धन्यवाद।